everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अगेन ये एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। प्लस जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज करी हूँ ये सारे नोट्स मैंने आपके एनसीईआरटी से बनाए हैं। ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है NY क्लासेस बाय नेहा जांगिड। तो ये सारे नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। शुरू करें फटाफट से। देखो सबसे पहले तो चैप्टर के नाम को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बहुत ध्यान से समझना। देखो प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के जो एंटरप्राइजेस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उन्हें हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस बोलते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, मान लो मेरा एक खुद का इंस्टीट्यूट है, तो सरकार से कुछ लेना देना नहीं है ना, गवर्नमेंट का कोई इसमें शेयर नहीं है। या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गई, कोई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, ये सब चीजें किस में आती हैं? प्राइवेट एंटरप्राइजेस में। समझ में आया? एक होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, सरकार के वो ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट जिन्हें ओन करती है, गवर्नमेंट जिन्हें कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, उन्हें हम लोग बोल देते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब गवर्नमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, और पार्शियली भी हो सकता है कि कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कुछ शेयर स्टेट गवर्नमेंट का है, एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हो सकते हैं। और एक होता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इसे हम MNCs भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MNCs भी बोलते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो एक से ज्यादा कंट्री में काम करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जांपल सोनी हो गया, नाइकी हो गया, कोका कोला हो गया, ऐसी कंपनीज जो एक से ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस चलाती हैं, वर्ल्ड वाइड फैली हुई होती है ना, ब्रांचेस होती है अलग अलग कंट्रीज के अंदर। इस तरह के एंटरप्राइजेस को बोल देते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस या फिर MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। समझ में आ गया? तो यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसमें दो तरह के सेक्टर्स हैं। एक होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, दूसरा होता है हमारा पब्लिक सेक्टर। अभी अभी बताया था प्राइवेट सेक्टर कौन सा सेक्टर है जिसको कौन ओन करते हैं, यानी कि इसके मालिक कौन है, इसे कौन मैनेज, कौन कंट्रोल करता है? इंडिविजुअल्स। आप, मैं, हम जैसे लोगों का अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एंटरप्राइज है, उसे हम प्राइवेट सेक्टर के अंडर ले लेते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं होता, दैट इज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इसमें अलग अलग तरह के बिजनेस आते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़े थे। सोल प्रोप्राइटरशिप इसके अंदर आता है, अगर आपकी कोई दुकान वगैरह, कोई फैक्ट्री है। पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हो वो इसमें आ जाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली इसके अंदर आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसमें आता है। प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है वो सारी इसके अंदर आती है। समझ में आया? एक होता है पब्लिक सेक्टर। देखो पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन से एंटरप्राइजेस हैं? विच आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, जिनकी मालिक सरकार होती है, जिन्हें मैनेज, कंट्रोल करने का काम किसका है? सरकार का है। अब देखो पूरा का पूरा हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, पूरा का पूरा हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट का हो, पार्शियली भी हो सकता है कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कुछ शेयर स्टेट गवर्नमेंट का है, एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स का भी हो सकता है। इसे हम लोग बोल देते हैं ये पब्लिक एंटरप्राइजेस है। समझ में आ गए यहां तक अच्छे से? अब देखो हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारे पास में दो तरह के सेक्टर्स हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर, अभी देखा, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। अब बहुत ध्यान से समझना, जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो अलग अलग तरह से बिजनेस करा जा सकता है, अलग अलग तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। जैसे हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, कंपनी है। ये 5 हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आ गए, इन्हें हमें नहीं पढ़ना, हमें इस 6th वाले को पढ़ना है, दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया था।
एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस। क्या कह देते हैं? ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो प्राइवेट सेक्टर में हमें सिर्फ एक पढ़ना है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्या है? पब्लिक सेक्टर, सरकार का सेक्टर। अब सरकार किस किस तरह से काम करती है? तो 3 तरह के एंटरप्राइजेस होते हैं। एक होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इसे हम डीयू भी बोलते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एससी, और एक होती है गवर्नमेंट कंपनी। तीनों याद रखना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 तो ये डिस्कस करने हैं। एक हमें पढ़ना है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, और लास्ट में 2 टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग, जॉइंट वेंचर और पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसी के साथ में छोटा सा चैप्टर है, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं। नंबर 1 हमारे पास में आ जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। बच्चों को बड़ा टफ सा लगता है, लेकिन एकदम आसान है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का मतलब है, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार अकेले सारा काम नहीं कर सकती। सरकार इन द सेंस में ऐसे नहीं बोल सकती कि प्राइम मिनिस्टर ही सारा काम करता है, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि प्रेसिडेंट ही सारा काम करता है, ऐसा नहीं है ना। गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर डिवाइडेड है। अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है, जैसे हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग है, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग है, रेलवे मिनिस्ट्री अलग है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ मिनिस्ट्री अलग है हमारी, फूड कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री अलग है हमारी, होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री अलग। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर डिवाइडेड है, और हर मिनिस्ट्री को हेड कौन करता है? उस मिनिस्ट्री का जो मंत्री है, जो भी मिनिस्टर है वो उस मिनिस्ट्री का हेड होता है। ऐसा ही होता है। अब इन मिनिस्ट्रीज के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स को हम लोग बोल देते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। जैसे रेलवेज किसके अंदर आ गया? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर है। तो इन मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिन डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, हमारे सिविल सर्वेंट्स उन डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। इन्हें हम लोग बोल देते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। समझ में आया? तो ये सबसे पुराना और सबसे ट्रेडिशनल तरीका है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को खोलने का। ये एंटरप्राइजेस कैसे बनते हैं? डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के ही डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर ये समझ लो ये मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है, मिनिस्ट्री का ही एक एक्सटेंशन है। हमारी सरकार जो है वो इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू काम करती है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, अगर ये डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, वी विल से कि गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है। अगर ये डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, वी विल से कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो हमारी सरकार इन्हीं डिपार्टमेंट्स के थ्रू काम करती है। और ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं, ये हमेशा याद रखना, कभी भी ये कोई इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं होते हैं। ये इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये सरकार की ही मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। तो ये अलग से एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। सरकार इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू काम करती है। और इनमें जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, मैंने बताया मिनिस्ट्री का हेड होता है पर्टिकुलर मंत्री, पर्टिकुलर मिनिस्टर, और इन डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं अलग अलग आईएएस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं वो आईएएस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं, और उनके भी अंडर जो बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। तो सारे एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सारे इन पर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं। रेलवेज इसमें आ गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वगैरह इसमें आ गया। समझ में आया? तो मेन बातें याद रखनी है कि सरकार इनके थ्रू काम करती है, कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट नहीं है, ये मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है। करेक्ट हो गया? फीचर्स क्या क्या है? देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के सबसे पहले अगर हम फंडिंग की बात करें तो इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की फंडिंग कहां से होती है? पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी से, सरकार की ट्रेजरी से इनके पास में पैसा आता है, सरकार के गुल्लक से सरकार इन्हें फंड्स प्रोवाइड करती है। और ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, जैसे रेलवेज वगैरह है, ये जितना भी कमाते हैं वो भी गवर्नमेंट की ही इनकम है। पैसा आ भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से रहा है, ये जो रेवेन्यू अर्न करेंगे वो भी किसी में चले जाएगा? सरकार के गुल्लक के अंदर, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। सरकार की इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं साल भर के, इनके जो अकाउंट्स है वो ट्रू पोजीशन रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ऑडिटिंग होती है। तो ये अकाउंट्स मेंटेन करने का काम, ऑडिटिंग का काम, सारा काम किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट एक्टिविटीज के अंदर आता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यहाँ पर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मैंने बताया एम्प्लॉइज के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स, और उसके भी अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे सिविल
सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उन पे सारे के सारे गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हम ये नहीं बोलते कि ये जो एंटरप्राइजेस हैं, ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये हमारी कंसर्न मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है। ये मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट माना जाता है, सरकार का ही एक पार्ट है, मिनिस्ट्री का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है। अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री, अगर किसी डिपार्टमेंट से कोई गलती हो जाती है तो उसे किसे जवाब देना पड़ेगा? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना, उसे उस कंसर्न मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एनसीईआरटी से कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो एनसीईआरटी को किसे जवाब देना पड़ेगा? एजुकेशनल मिनिस्ट्री को। कि कोई हॉस्पिटल है मान लो गवर्नमेंट का, वहां पर कोई गलती हो जाती है तो उस हॉस्पिटल को किसे जवाब देना पड़ेगा? हेल्थ मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ेगा। तो ये किसके टूवर्ड्स अकाउंटेबल होते हैं? कंसर्न मिनिस्ट्री के टूवर्ड्स अकाउंटेबल होते हैं। कंसर्न मिनिस्ट्री जो है वो इनका मैनेजमेंट, इनका कंट्रोल हैंडल करती है। समझ में आ गई यहां तक बातें? मेरिट्स क्या क्या है देखो, इफेक्टिव कंट्रोल होता है, ऑब्वियस ही बात है यार, इफेक्टिव कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है सारा का सारा काम, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री सारा का सारा काम देख रही है, पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल होता है इनके ऑपरेशंस के ऊपर, तो कंट्रोल इफेक्टिव है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, अगर इन डिपार्टमेंट से कोई भी गलती हो जाती है तो पब्लिक को इन्हें जवाब देना पड़ता है, हम लोगों को, आम जनता को इन्हें जवाब देना पड़ता है। अच्छी खासी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। मीडिया में कभी भी बात उछल जाती है। सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, शुरुआत में मैंने बताया था, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का पैसा भी सरकार के ट्रेजरी से आ रहा है, प्लस ये जितना भी पैसा अर्न कर रहे हैं, जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, वो भी किसके पास में जा रहा है? गवर्नमेंट के पास में ही जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की इनकम का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। नेशनल सिक्योरिटी, जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है, हमारे देश के हित में अगर कोई बात है तो फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बेस्ट है। जैसे सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया था, अब वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आया, तो अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें गवर्नमेंट के अंडर है, सीक्रेसी मेंटेन रह सकती है, कॉन्फिडेंशियल रह सकती है चीजें। अगर प्राइवेट वालों को पता चल जाए तो फिर बात सारी लीक हो जाएगी। तो जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि पूरा का पूरा ये मिनिस्ट्री के सुपरविजन में होता है, मिनिस्ट्री के देखरेख में होता है, पूरा कंट्रोल किसका है? मिनिस्ट्री का है। समझ में आया? लास्ट इसमें आता है देखो, लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अब ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, इनकी क्या क्या कमियां हैं? इनफ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि जहां पर गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल है वहां पर ऑब्वियस ही बात है चीजों को बदलना उतना आसान नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं स्मूथली बिजनेस नहीं चल सकता, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। डिले इन एक्शन होता है, अगर कोई भी डिसीजन लेना है, अगर आपके सामने कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या फिर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, तो आपको अपनी पूरी मिनिस्ट्री का अप्रूवल पता होना जरूरी है, अप्रूवल मिलना जरूरी है, परमिशन मिलनी जरूरी है। ये इससे परमिशन लेगा, ये इससे परमिशन लेगा, ये इसके ऊपर से परमिशन लेगा, ये इससे परमिशन लेगा। परमिशन अप्रूवल लेने में इतना टाइम लग जाता है कि डिले इन डिसीजंस देखने को मिलता है, काम बहुत देरी से होता है। थर्ड है अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं, ये किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाते। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो फटाफट से ग्रैब करा जाता है, उसका फायदा उठाया जाता है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब है जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं। अब ये जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, ये ओवर कॉशियस होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, वही पुरानी थिंकिंग के होते हैं। इन्हें लग रहा है यार कोई चीज रिस्की है, यहाँ पर पैसा नहीं लगाना, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिस्की है, तो ये उसकी परमिशन नहीं देते, तो वही ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाते, रिस्क नहीं लेते। रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है। रेड टेपिज्म का मतलब है फाइल्स पर रेड कलर की टेप लगी हुई रहती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा पेपर वर्क है, अननेसेसरी रूल्स और रेगुलेशंस है, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस है, इतना पेपर वर्क है, इतने रूल्स रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस है कि हर चीज में डिले देखने को मिलता है। और अगर कोई भी एक्शन लेना है तो प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी के थ्रू बातें फ्लो होती है कि ये इससे परमिशन लेगा, ये इससे परमिशन लेगा, ये इससे परमिशन लेगा, तो वही है डिले इन डिसीजंस देखने को मिलता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सरकार का ही पार्ट है। इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो सारी चीजें कैसे बनाता है? कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग, वहां पर कंज्यूमर मार्केट का किंग माना जाता है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग सारी चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव है। यहाँ पर कंज्यूमर्स की नीड्स को दिमाग में नहीं रखते, देखा जाता है कलेक्टिवली सोसाइटी क्या चाहती है वो प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो सर्विस दी जाती है। समझ में आ गया? तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है? गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री का ही पार्ट माना जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। और यहाँ पर जो एम्प्लॉइज काम
करते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। समझ में आ गया, पहला क्लियर है। अब पब्लिक सेक्टर के अंदर सेकंड हमारे पास में आ जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एससी, और इसी को हम लोग बोल देते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं? पब्लिक कॉर्पोरेशन। देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट थी। लेकिन हमेशा याद रखना, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है ये ऐसे ही नहीं बनते हैं, ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करते। पार्लियामेंट में एक्ट पास होना जरूरी है, तब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस फॉर्म होते हैं। तो मेन बात है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस फॉर्म होने के लिए पार्लियामेंट में एक्ट का पास होना जरूरी है। पार्लियामेंट में एक्ट कैसे पास होता है? जब दोनों हाउसेस से, राज्यसभा लोकसभा से अप्रूवल मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है, तब एक्ट पास होता है। और ये जो एक्ट है ये एक्ट ही बताता है कि ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है इनकी क्या पावर होगी, इनके क्या फंक्शंस होंगे, इनके क्या रूल्स रेगुलेशंस है एम्प्लॉइज से रिलेटेड, इनकी क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारी चीजें एक्ट के अंदर लिखी हुई होती है। तो ये कॉर्पोरेट बॉडी है, एक कंपनी की तरह है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ये एक्ट बताता है इनकी क्या पावर है, क्या फंक्शंस है। फाइनेंशियली एकदम इंडिपेंडेंट है, खुद अपना पैसा मार्केट से उठा सकते हैं, कहीं से पैसा बोरो कर सकते हैं, सरकार से भी पैसा बोरो कर सकते हैं, पब्लिक के ही है, और खुद इंडिपेंडेंटली अपने पैसे को यूज भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स की तरह नहीं है कि पैसा भी ट्रेजरी से आ रहा है, पैसा जाएगा भी ट्रेजरी में। इंडिपेंडेंट है, एकदम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। इट हैज द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग ऑन इट्स नो नेम। ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है ये खुद के नाम पर सारा काम कर सकते हैं, खुद के नाम पर केस फाइल कर सकते हैं, इन पर केस हो सकता है, खुद के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, खुद के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कंपनी की तरह होते हैं। अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की पावर है इनके पास में, क्योंकि पब्लिक के अंदर आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे एयर इंडिया हो गया, इंडियन एयरलाइंस है हमारा, एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओएनजीसी हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशंस, ये सब किसमें आते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में। मेन बात क्या है, ऐसे ही फॉर्म नहीं होते, पार्लियामेंट में एक्ट पास होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। फीचर्स क्या है? क्रिएटेड बाय एन एक्ट, पार्लियामेंट में एक्ट पास होना चाहिए तभी ये फॉर्म होते हैं। एक्ट बताता है इनका क्या मकसद है, ऑब्जेक्ट है, इनके पास में क्या पावर्स हैं, इनके पास में क्या क्या प्रिविलेजेस, क्या क्या बेनिफिट्स है। ओन्ड बाय द स्टेट, स्टेट का राइट होता है इन पर, सेंट्रल का राइट नहीं होता है, स्टेट के अंदर आता है। ये राजस्थान में है तो राजस्थान स्टेट के अंडर आए, राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर आए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। कॉर्पोरेट बॉडी है, कंपनी की तरह है, यानी कि ये किसी पर भी सू कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कोई इन पर भी सू कर सकता है, केस कर सकता है। ये अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं, अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कंपनी की तरह है। फाइनेंशियली बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये खुद कहीं से भी पैसा बोरो कर सकते हैं, सरकार से पैसा बोरो कर सकते हैं, या फिर दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल मार्केट से, वहां से ये पैसा बोरो कर सकते हैं। और इनके पास में इतनी पावर है कि ये अपने रेवेन्यू को अपने हिसाब से यूज कर सके। नॉट कंसर्न्ड विद द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से इनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की ऑडिटिंग का काम, अकाउंटिंग का काम कौन करवा रहा था? सेंट्रल बैंक करवा रहा था। इनकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम सेंट्रल बैंक नहीं करवाता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक से इनके पास में पैसा नहीं आ रहा, गवर्नमेंट ट्रेजरी से इनके पास में पैसा नहीं आ रहा। लास्ट पे एम्प्लॉइज आर नॉट सिविल सर्वेंट्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉइज कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं होते, तो इन एम्प्लॉइज पर गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस भी लागू नहीं होते। समझ में आ गई बातें? अब देखो इसके मेरिट्स डिस्कस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम होता है। इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के पास में फ्रीडम है कि ये अपने लेवल पर अपने खुद की फंक्शनिंग, खुद के ऑपरेशंस को खुद हैंडल कर सकते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट के अननेसेसरी रूल्स, रेगुलेशंस और कंट्रोल से फ्री हैं। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ऑब्वियस ही बात है, इनके पास में जो पैसा है वो सेंट्रल बजट से आ ही नहीं रहा, गवर्नमेंट ट्रेजरी से इनके पास में फंड्स आ ही नहीं रहे हैं, ये अपना पैसा खुद हैंडल करते हैं। तो सरकार इनके मामलों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इंडिपेंडेंट है, सरकार की पावर है इनके पास में, क्योंकि ये पब्लिक एंटरप्राइजेस ही हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की तरह इनके पास में फ्रीडम है, तो ये खुद पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स फॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। एसबीआई की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम और कौन कौन से थे हमारे पास में, यहाँ पर एसबीआई था, ओएनजीसी था, एयर इंडिया था, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की बात
करें तो इनसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इसकी वजह से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारी कंट्री ग्रो करती है इनकी वजह से, तो कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। क्योंकि सरकार की पावर है, प्राइवेट सेक्टर की तरह ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, पहल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। समझ में आया? लिमिटेशंस क्या है? देखो, जब हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं ना, फ्रीडम की बात करते हैं, तो कहते हैं भाई पब्लिक सेक्टर का ही तो है ये, है ना। तो ये जो फ्रीडम है ये सिर्फ पेपर्स पर होती है, ऑटोनॉमी ऑन पेपर्स ओनली। ये फ्रीडम सिर्फ किताबों में लिखने के लिए है, पेपर पर फ्रीडम होती है, एक्चुअली आ तो ये पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर ही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस आ ही जाते हैं। ये सिर्फ कहने की बात है कि इनके पास में फ्रीडम है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है जब भी कोई मेजर डिसीजंस लेने हैं या फिर कोई ऐसा डिसीजन लेना है जहां पर बहुत ज्यादा फंड्स रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, वहां पर कहीं ना कहीं सरकार इंटरफेयर करती है, क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं। और ऑब्वियस ही बात है, जब गवर्नमेंट की बात आ जाती है तो करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, ब्राइब चलती है, डिले इन एक्शन होता है। कई बार क्या करती है जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो एडवाइजर अपॉइंट कर लेती है इनके लिए। अगर कोई इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो हमारी सरकार एडवाइजर अपॉइंट करती है कि एडवाइजर के अकॉर्डिंग आप सारा काम करो। तो वही ये डिले इन एक्शन होता है। इनके पास में उतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं होती, सारा काम इन्हें एडवाइजर्स के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। और मान लो जब डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कुछ और कह रहे हैं, सरकार कुछ और कह रही है, डिसएग्रीमेंट है, तो अल्टीमेटली एट द एंड चलती किसकी है? फाइनल डिसीजन किसका होता है? गवर्नमेंट का ही होता है। अप्रूवल वगैरह लेने पड़ते हैं, तो वही ये डिले इन एक्शन होता है, काम करने में देरी हो जाती है। समझ में आ गया? अब पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर लास्ट हमारे पास में आ जाता है गवर्नमेंट कंपनी, जीसी। देखो, गवर्नमेंट कंपनी क्या है? एक नॉर्मल कंपनी की तरह ही है। गवर्नमेंट कंपनी क्या है? एक नॉर्मल कंपनी की तरह ही है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% शेयर्स, कम से कम मैं बोल रही हूँ 51% से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम 51% होने चाहिए। एक ऐसी कंपनी जिसके कम से कम 51% शेयर्स गवर्नमेंट ने खरीद रखे हो, उस कंपनी को हम लोग बोल देते हैं गवर्नमेंट कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसके कम से कम 51% शेयर सरकार ने खरीद रखे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी खरीद सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी खरीद सकती है, पार्शली भी हो सकता है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद रखे हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने खरीद रखे हैं, और एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकती है। उस तरह की कंपनी को हम लोग बोल देते हैं अब ये गवर्नमेंट कंपनी बन गई, क्योंकि 51% से ज्यादा स्टेक होल्डर कौन है? सरकार है। एटलीस्ट 51% की स्टेक होल्डर, हिस्सेदार कौन है? सरकार है। तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। अ गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी, कोई भी वो कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51%, 51% से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 51% तो होना ही चाहिए। शेयर्स किसने खरीद रखे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर पार्शली हो कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने, और एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकती है। दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। पहली बात क्लियर है? और सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। मान लो जो गवर्नमेंट कंपनी है, उस गवर्नमेंट कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लिए। गवर्नमेंट कंपनी समझ में आ गया? अब इस गवर्नमेंट ने, कंपनी ने अगर किसी दूसरी कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लिए, तो वो दूसरी कंपनी कहलाती है सब्सिडियरी कंपनी, बच्ची कंपनी। बच्ची है वो दूसरी कंपनी इस गवर्नमेंट कंपनी की। वो सब्सिडियरी कंपनी भी किसमें आती है? गवर्नमेंट कंपनी के अंडर ही आती है। समझ में आया? तो गवर्नमेंट कंपनी कौन है? जिसके पास में एटलीस्ट, जिसके 51% शेयर्स किसके पास में है? सरकार के पास में है। और उस गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडियरी कंपनी होती है, जो बच्चा होता है, वो भी गवर्नमेंट कंपनी के ही अंडर आता है। और याद रखना, आप सरकार अगर शेयर्स खरीद रही है तो किसके नाम पर खरीदेगी? पीएम के नाम पर खरीदेगी, गवर्नर के नाम पर खरीदेगी, किसके नाम पर खरीदेगी? गवर्नमेंट शेयर्स खरीदती है प्रेसिडेंट के नाम पर। किसके नाम पर? प्रेसिडेंट के नाम पर। और मेजर स्टेक होल्डर यहां पर सरकार है, तो ऑब्वियस ही बात है सारा कंट्रोल, सारा मैनेजमेंट फिर किसके हाथ में आ जाता है? गवर्नमेंट के हाथ में। समझ में आ गई यहां तक बातें? फीचर्स की बात करते हैं। देखो, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2019। कोई भी कंपनी किसके अंडर फॉर्म होती है? तो उसके लिए हमारे पास में एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंडर रजिस्टर होना जरूरी है। इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956। तो कैसे फॉर्म होती है? रजिस्टर करवाना जरूरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनी जो है वो किसी पर केस फाइल कर सकती है, सूट कर सकती है, और कोई कंपनी पर भी केस फाइल कर सकता है। कंपनी जो है, जो गवर्नमेंट कंपनी है, वो अपने नाम पर
कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, क्योंकि कंपनी क्या होती है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो अपने नाम पर सब कुछ कर सकती है सिवाय सांस ले दे के। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट, कंपनी कैसे फॉर्म हो रही है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही कंपनी का मैनेजमेंट होता है। ये एक्ट ही बताता है कि कंपनी को कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। प्लस हमें पता है कंपनी जो होती है वो दो तरह के मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं। एक का नाम होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या नाम होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक का नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ही बताते हैं कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कैसे अपॉइंट करेगी, कैसे हायर करेगी। दीज कंपनीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जिस तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की अकाउंटिंग हो रही थी, ऑडिटिंग हो रही थी, इस तरह से इनकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग नहीं होती। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑडिटर अपॉइंट करती है। ऑडिटर का काम है कि जो कंपनी है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, P&L, बैलेंस शीट वगैरह को चेक करना और देखना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तो है ना, कंपनी अपनी ट्रू पोजीशन तो बता रही है ना, कोई घपला तो नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटर अपॉइंट करती है। साथ में इन कंपनीज के लिए जरूरी है कि ये अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाए, साल भर की रिपोर्ट बनाए कि इन्होंने क्या क्या करा है, कहां से पैसा आया है, कहां पैसा खर्च करा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाया है, और वो एनुअल रिपोर्ट कहां पर प्रेजेंट करे, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करे। द कंपनी ऑब्टेन्स इट्स फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, 51% शेयर्स कम से कम सरकार के पास में होते हैं, तो पैसा सरकार से आ रहा है। जो शेयर्स खरीदेंगे उन्हें पैसा देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट से पैसा आता है क्योंकि गवर्नमेंट मेजर स्टेक होल्डर है। और बचे कुछ शेयर्स हैं वो किसे दिए जाते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं। तो प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास से भी पैसा आता है, और कंपनी चाहे तो कंपनी कैपिटल मार्केट से यानी कि बैंक्स वगैरह से पैसा बोरो भी कर सकती है, कहीं से भी पैसा अरेंज कर सकती है। समझ में आ गई यहां तक बातें। अब देखो मैरिट्स की बात करते हैं। इजी फॉर्मेशन है। जब हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात करे थे तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसे फॉर्म होता है, पार्लियामेंट में एक्ट पास होना जरूरी है, और एक्ट ऐसे ही पास नहीं होता, लोकसभा राज्यसभा की परमिशन चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी को फॉर्म करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कोई सेपरेट एक्ट पार्लियामेंट में पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इजी फॉर्मेशन है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसकी पहचान उसके मेंबर से अलग है। कंपनी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी पर केस फाइल कर सकती है, सारी चीजें पॉसिबल है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह है। ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, कंपनी अपने चीजों को खुद मैनेज कर सकती है, अपने डिसीजंस खुद ले सकती है विद द हेल्प ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंट्रोल मार्केट। अब देखो क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या होता है, सोशल वेलफेयर, तो ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं ये पब्लिक को गुड्स और सर्विसेज देती हैं रीजनेबल प्राइजेस पर, सस्ती प्राइजेस पर गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल करवाती हैं, और लोगों को सस्ते में अगर चीजें मिल रही हैं तो इन गवर्नमेंट कंपनीज का एक अच्छा खासा शेयर होता है, मार्केट पर अच्छी खासी पकड़ होती है, मार्केट पर एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है, मार्केट में इनका शेयर बहुत ज्यादा होता है, किसी तरह की अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं होती, ऊट पटांग कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। समझ में आ गए मैरिट्स। डीमेरिट्स, लिमिटेशंस की बात करें, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रिलेवेंस। ऑब्वियस ही बात है, कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब उस एक्ट के प्रोविजंस भी बहुत सारी चीजें बताते होंगे कि कंपनी के ये रूल्स रेगुलेशंस है, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, मेजर स्टेक होल्डर यहाँ पर सरकार का है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो सारे डिसीजन सरकार ही लेती है, पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट सरकार के हाथ में ही आ जाता है। तो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है कि कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी कोई एज सच रिलेवेंस, एज सच कोई मान्यता ये कहीं पर अप्लाई नहीं होती, इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। एवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हर गवर्नमेंट कंपनी की एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेजर स्टेक होल्डर सरकार है तो सरकार अपनी मनमानी करती है। सरकार अपनी मनमानी करती है तो कहीं ना कहीं ये कंपनीज अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। प्लस इन कंपनीज को पार्लियामेंट में जवाब देना जरूरी नहीं है, पार्लियामेंट में आंसरेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। मेन पर्पस इज डिफीटेड। देखो ये कंपनीज जो हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती हैं। अब रजिस्टर करवाने के पीछे का कुछ मकसद होगा ना, कोई एम होगा। मकसद क्या है कि कंपनीज एक्ट जो बोलता है वो रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, सारा मैनेजमेंट सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन सब
किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने का तो कोई मतलब ही नहीं निकला ना, जब उस एक्ट की चल ही नहीं रही, एक्ट के प्रोविजंस क्या कहते हैं वो सुना ही नहीं जा रहा, तो फिर उस एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाने का भी कोई मतलब नहीं रहा। सारी अल्टीमेटली चलती किसकी है, सरकार की चलती है। समझ में आ गया। तो इसी के साथ में हम लोगों ने देखो शुरुआती में देखा था कि जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें 3 तरह के हमारे पास में एंटरप्राइजेस हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, ये कंप्लीट कर लिया। अब प्राइवेट सेक्टर में हमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, जॉइंट हिंदू फैमिली और कंपनी, ये 5 नहीं पढ़ने, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। हमें पढ़ना है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिसे हम लोग बोल देते हैं एमएनसीज या फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस। समझ में आ गया। तो पब्लिक सेक्टर कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस की, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज की। बहुत ही आसान सा है, वो कंपनीज, वो कॉर्पोरेशंस जिनका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्रीज में चलता है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री के अंदर है, उन्हें हम लोग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बोलते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर जाइगेंटिक कॉर्पोरेशन, जाइगेंटिक मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एंड हैव देयर ऑपरेशंस इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज, और इनका जो काम धंधा है वो बहुत सारे देशों में चलता है, बड़े बड़े देशों में चलता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो यही कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, ह्यूज साइज होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोनी की बात करूं तो सोनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सोनी हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी है, मूवीज वगैरह के अंदर भी है, एनिमेशन के अंदर भी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर्स भी हैं बहुत सारे, कैमरा वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, लेंसेज वगैरह, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, पैसा बहुत सारा है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, मार्केटिंग के लिए गजब स्ट्रैटेजीज यूज करी जाती है, अलग अलग तरह से प्रमोशन करवाया जाता है, और इनका काम चलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग सारे बड़े देशों के अंदर इनकी ब्रांचेस होती है। इन्हें हम लोग बोल देते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। दीज एंटरप्राइज ऑपरेट इन सेवरल एरियाज प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनका मेन मकसद प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना नहीं होता है, इनका मेन मकसद है कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर घुसे, इनकी ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड सेटअप हो, हर बड़े देश के अंदर इनकी ब्रांचेस होनी चाहिए, ये इनका मकसद है। तो समझ में आ गया, ग्लोबल एंटरप्राइजेस जिनका बिजनेस बहुत सारे देशों में चलता है, जैसे नाइकी है, सोनी है, सैमसंग है, कोका कोला है, बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारी कंपनीज हैं, ये सब किस में आता है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। करेक्ट है। अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। क्या फीचर्स है, इजी सा है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के पास में बहुत पैसा होता है, बहुत फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, सारे रिसोर्सेज ही ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है, मशीनें भी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है, एम्प्लॉयज भी इनके पास में हजारों में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है ये कहीं से भी पैसा अरेंज कर लेते हैं, शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज करते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इशू करके पैसा अरेंज करते हैं, और तो और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले लेते हैं, बैंक्स वगैरह से, इंटरनेशनल बैंक से भी ये लोन ले सकते हैं, तो पैसा बहुत ज्यादा है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन, मोस्टली ये जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं ये बाहर की कंपनीज के साथ में कोलैब करते हैं, जैसे कोई बाहर की कंपनी है उसने इंडियन कंपनी के साथ में कोलैब कर लिया, कोलैबोरेशन होता है। अब कोलैबोरेशन हो सकता है, मान लो कोई बाहर की कंपनी ने इंडियन कंपनी के साथ में कोलैब करा, तो वो हमें अपनी टेक्नोलॉजी बेच रही हो, या फिर वो अपना प्रोडक्शन हमारे यहाँ से करवा रही हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, सस्ते में मिलता है, हमारी लेबर भी सस्ती है, हो सकता है वो प्रोडक्शन हमसे करवा रही हो सकता है वो बाहर की कंपनी हमारा ब्रांड नेम यूज कर रही हो, तो इस तरह से कोलैबोरेशन होता है। और कोलैबोरेशन प्राइवेट सेक्टर के साथ में भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर के साथ में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कोलैब करने से बिजनेस और बड़ा हो जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इनके पास में इतना पैसा है तो ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनेगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड हाई रहेगा आपके प्रोडक्ट का, क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, हाई क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट बन के आता है। प्रोडक्ट इनोवेशन है, क्योंकि इन कंपनीज के पास में बहुत पैसा है तो ये कंपनीज R&D पर एक अच्छा खासा पैसा खर्च करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अच्छा खासा पैसा खर्च करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नए आइडियाज लेकर आती है, नए प्रोडक्ट्स लेकर आती है, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी नई डिजाइन्स बनती हैं, सुपीरियर डिजाइन्स बनती हैं, या फिर उस चीज को प्रोडक्शन करने का, प्रोड्यूस करने का नया मेथड डिस्कवर करा जाता है, तो टाइम टू टाइम इनोवेशन होता है, कुछ ना कुछ नया ये कंपनीज लेकर आती हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बहुत ही हाई लेवल की यूज करी जाती है। एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है कि कैसे भी करके कस्टमर्स को कन्विंस करना है हमारा प्रोडक्ट खरीदो, डिस्काउंट्स देना,
फ्री सैंपल्स ऑफर करना, या फिर आपने देखा होगा कैशबैक की फैसिलिटी होती है, रिफंड वगैरह होता है, फ्लैट 50% ऑफ हो गया। अलग अलग तरह की एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स यूज करी जाती है। एडवर्टाइजमेंट पर, सेल्स प्रमोशन पर बहुत पैसा खर्च करा जाता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, जब ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस किसी दूसरी कंट्री के अंदर जो एंटरप्राइज है, कंपनी है, उसके साथ में कोलैब करते हैं तो मार्केट इनका एक्सपैंड हो जाता है। पहली बात, कोई कंपनी है जापान के अंदर, उसने अपनी ब्रांच इंडिया में भी स्टैब्लिश कर ली, तो पहले उसके पास में सिर्फ जापान का मार्केट था, अब उसके पास में इंडिया का भी मार्केट है। तो इस तरह से ये अपना बिजनेस एक्सपैंड करते जाते हैं, ब्रांचेस खोलते जाते हैं, जगह जगह पर अपनी सब्सिडरीज खोलते जाते हैं। जितनी ब्रांचेस खोलेंगे उतना इन्हें वास्ट मार्केट मिलता है, बड़ा मार्केट मिलता है। इतना इनका जाइंट साइज है, इतना बड़ा साइज है, तो मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन होती है, बड़ा मार्केट मिल जाता है। कोई फॉरेन कंपनी इंडिया की कंपनी के साथ में कोलैब कर रही है, या फिर फॉरेन की कंपनी इंडिया में अगर अपनी ब्रांच खोल रही है, तो हमारी तो पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है कि उसे एक अच्छा खासा वास्ट मार्केट मिलेगा। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? देखो, इन कंपनीज के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, वो इनकी होम कंट्री में ही होते हैं। जैसे जापान की कंपनी के जो हेडक्वार्टर्स है वो जापान में ही होंगे, चाहे उसकी ब्रांचेस, उसकी सब्सिडरी कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों ना हो, तो हेडक्वार्टर्स वहां पर होते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, वहां से सारी चीजें कंट्रोल करी जाती हैं। लेकिन कभी भी ये जो हेडक्वार्टर्स हैं, ये अलग अलग कंट्रीज में जो इनका बिजनेस चल रहा है उसकी डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग एमडी होते हैं, वो अपनी अपनी ब्रांचेस का काम देख लेते हैं। टाइम टू टाइम 3 महीने में, 6 महीने में मीटिंग्स वगैरह होती हैं। कभी भी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो डे टू डे ऑपरेशंस में इंटरफेयर नहीं करते। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस? अब देखो, ये सारा हो गया। अब हमें 2 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। एक है जॉइंट वेंचर, दूसरा हमारे पास में है एक लास्ट टॉपिक आएगा पीपीपी, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सबसे पहले जॉइंट वेंचर्स की हम लोग बात करते हैं। देखो, जॉइंट वेंचर्स बहुत ही आसान है। जब 2 बिजनेसेस हाथ मिलाते हैं, जब 2 बिजनेसेस हाथ मिलाते हैं कि यार अब से हम लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, जब 2 बिजनेस फर्म्स मिल गए हैं कि यार अब से हम लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, उसे हम लोग जॉइंट वेंचर बोल देते हैं। जैसे सुजुकी बाहर की कंपनी थी, सुजुकी इंडिया में आया और उसने मारुति के साथ में हाथ मिलाया और फिर बन गया मारुति सुजुकी। तो जब 2 बिजनेसेस हाथ मिलाते हैं, यानी कि मिलकर कुछ नया करना चाहते हैं, मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, मिलकर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसे हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टारबक्स कॉफी ये बाहर का है और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ का है, टाटा। तो स्टारबक्स और टाटा ने हाथ मिलाया, हम स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं, ये जॉइंट वेंचर है। तो जब 2 बिजनेसेस हाथ मिलाते हैं, अब दोनों बिजनेसेस जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के भी हो सकते हैं, 2 बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक पब्लिक सेक्टर का है, एक प्राइवेट सेक्टर का है, या फिर कोई बाहर की कंपनी भी हो सकती है। बस 2 बिजनेसेस मिल गए, मिलकर बिजनेस करेंगे, मिलकर अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, दैट इज जॉइंट वेंचर। व्हेन 2 बिजनेसेस एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, दोनों का कोई कॉमन पर्पस है कि हमें मिलकर बिजनेस करना है जिससे दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होगा, उसकी वजह से जन्म होता है जॉइंट वेंचर का। अब ये जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है, सरकार के भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, कोई फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। और जॉइंट वेंचर इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। जॉइंट वेंचर में 2 या 2 से ज्यादा बिजनेसेस भी हो सकते हैं, वो अपने रिसोर्सेज पूल करते हैं, अपने रिसोर्सेज लेकर आते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं। ये अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, ये अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, ये अपना पैसा लेकर आएगा, ये अपना पैसा लेकर आएगा, ये अपनी मशीनरी लाएगा, ये अपनी मशीनरी लाएगा, ये अपने ह्यूमन रिसोर्सेज लाएगा, ये अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज लाएगा। दोनों अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेकर आते हैं, दोनों किसी ना किसी काम में स्पेशलाइज्ड है, एक्सपर्ट है, और एक नए बिजनेस को जन्म देते हैं या फिर अपने बिजनेसेस को और ज्यादा ग्रो करते हैं। जो भी रिस्क या रिवॉर्ड होता है वो आपस में मिलजुल कर शेयर करा जाता है एग्रीड रेशियो के अंदर, दैट इज जॉइंट वेंचर। अब ये जो जॉइंट वेंचर है, ये छोटे बिजनेसेस भी कर सकते हैं, बड़े बिजनेसेस भी कर सकते हैं। ये जॉइंट वेंचर शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और ये जॉइंट वेंचर जो है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। समझ में आ गया? ये तो आसान सा था। अब देखो, ये जो जॉइंट वेंचर है ये 2 तरह का होता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर और एक होता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। बहुत ही आसान सा है। जब 2 बिजनेसेस हाथ मिलाते हैं, जब 2 बिजनेसेस हाथ मिलाते हैं कि अब से हम लोग मिलकर काम करेंगे, लेकिन इनके हाथ मिलाने की वजह से किसी नए बिजनेस का जन्म नहीं होता। समझ में आया? 2 बिजनेसेस मिले, लेकिन इनके मिलने की वजह से एक नया बिजनेस ये क्रिएट नहीं कर रहे। एग्रीमेंट है कि हम मिलकर काम करेंगे और अपने अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। तू अपना बिजनेस ग्रो कर, मैं अपना बिजनेस ग्रो करूंगा। ये अपने बिजनेस का ओनर है, ये अपने बिजनेस का ओनर है। बस थोड़ा बहुत एक दूसरे के बिजनेस को ये कंट्रोल कर सकते हैं। किसी नए बिजनेस का यहाँ पर
जन्म नहीं हुआ है, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। समझ में आया? लेकिन जब एक ये बिजनेस और ये बिजनेस हाथ मिलाता है और ये मिलकर एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर देते हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। जब दोनों मिलकर एक नई बिजनेस एंटिटी एस्टैब्लिश करते हैं, दैट इज इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। फिर इस नई बिजनेस एंटिटी पे जो थर्ड बिजनेस एंटिटी है उस पर इसका भी कंट्रोल होगा, इसका भी कंट्रोल होगा, ये भी मैनेज करेगा, ये भी मैनेज करेगा। जो प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे उन्हें एग्रीड रेशियो में शेयर कर लिया जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर कोई नई बिजनेस एंटिटी क्रिएट नहीं होती है, यहां पर एक नई बिजनेस एंटिटी क्रिएट होती है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर कौन सा जॉइंट वेंचर है? In a contractual joint venture, a new jointly owned entity is not created। नया बिजनेस क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ एग्रीमेंट है कि हम मिलकर काम करेंगे। The parties do not share ownership, ओनरशिप शेयर नहीं होती। ये अपने बिजनेस का ओनर है, ये अपने बिजनेस का ओनर है, ओनरशिप शेयर नहीं हुई। बस थोड़ा बहुत दोनों बिजनेस का एक दूसरे पर कंट्रोल रहता है, जैसा फ्रेंचाइजी के रिलेशन में होता है। अगर आपने किसी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी ले ली तो कोई नया बिजनेस एंटिटी थोड़ी ना फॉर्म हुआ है, उसका बिजनेस चल रहा है, आप अपना बिजनेस चलाओगे, दोनों अपना अपना बिजनेस चला अपना अपना कंट्रोल है। तो दोनों पार्टीज का कॉमन इंटेंशन होता है कि हम हमारे बिजनेस वेंचर को चलाएंगे। दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ इनपुट्स लगाती हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे के बिजनेस को कंट्रोल करा जा सकता है। ये काम इक्के दुक्के ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। लेकिन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में क्या होता है? अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, एक जॉइंटली ओन्ड जो एंटरप्राइज है वो फॉर्म होता है। एन इक्विटी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन विच अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, जिसका ओनर ये भी है, जिसका ओनर ये भी है, एक नई एंटिटी, एक नए बिजनेस का जन्म होता है। अब जो नया बिजनेस है वो कंपनी भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है, वेंचर कैपिटल फंड्स भी हो सकता है, कैसे भी आप नए बिजनेस का जन्म दे सकते हो। तो यहां पर एग्रीमेंट है कि हम एक नई एंटिटी फॉर्म करेंगे और उस नई एंटिटी पर दोनों की ओनरशिप होती है, ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, उस पर दोनों का हक होता है, ये भी उसे मैनेज करेगा, ये भी मैनेज करेगा, ये भी कंट्रोल करेगा, ये भी कंट्रोल करेगा, पैसा भी दोनों लगाएंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस भी दोनों लेंगे और प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर होते हैं एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। पहले से आपस में एग्रीमेंट हो जाता है पार्टनरशिप के तरह, तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करे जाते हैं। समझ में आया? अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आसान सा है, इंक्रीज्ड रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। जब दो बिजनेस या फिर दो से ज्यादा बिजनेसेस मिलते हैं, जॉइंट वेंचर होता है, तो ये अपनी मशीनरी ला रहा है, ये अपनी मशीनरी ला रहा है, ये अपना पैसा ला रहा है, ये अपना पैसा ला रहा है, ये अपनी टेक्नोलॉजी ला रहा है, ये अपनी टेक्नोलॉजी ला रहा है, इसके अपनी इंप्लॉइज आ रहे हैं, इसके भी इंप्लॉइज आ रहे हैं, ये अपनी एक्सपर्टीज लगा रहा है, ये अपनी एक्सपर्टीज लगा रहा है। रिसोर्सेज बढ़ गए, एक्सपर्टीज बढ़ गई, कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, बिजनेस और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकता है। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जब एक फॉरेन की कंपनी मान लो इंडिया के अंदर आती है, इंडिया के साथ में जॉइंट वेंचर करती है, स्टारबक्स इंडिया के साथ में जॉइंट वेंचर करता है टाटा के साथ में, तो स्टारबक्स को अपने आप इंडिया का इतना बड़ा वास्ट मार्केट मिल गया, नहीं मिल गया अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो वही है, जब कोलैब करा जाता है, जब जॉइंट वेंचर होता है तो नया मार्केट मिलता है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जब हम किसी बड़ी कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर करते हैं तो हमें उस बड़ी कंपनी की टेक्नोलॉजी मिलती है, उस बड़ी कंपनी की एक्सपर्टीज मिलती है, हम सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे पास में टेक्नोलॉजी आ रही है तो टाइम, एनर्जी और एफर्ट हमारा बचेगा, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट हम बनाने लगते हैं। इनोवेशन होता है जब बाहर की कंपनी हमारी कंपनी में कंट्री में आके मान लो जॉइंट वेंचर करती है, तो उससे हमारे पास में नए आइडियाज आएंगे, नए मेथड्स आते हैं, नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन वो कंपनी लेकर आती है, अपनी एक्सपर्टीज लेकर आती है, तो कुछ ना कुछ नया ऑब्वियस सी बात है आता है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब मान लो पहले ये प्रोडक्शन कर रहा था सिर्फ, अब ये भी आ गया, अब मिलकर ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। एक जापान की कंपनी है, पहले सिर्फ वहां पर प्रोडक्शन हो रहा था, उसने इंडिया के साथ में जॉइंट वेंचर कर लिया, अब इंडियन मार्केट के लिए भी प्रोडक्शन करना है तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बहुत सारा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और जब हम बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, तो हमेशा याद रखना पर यूनिट को बनाने की, पर आइटम को बनाने की कॉस्ट हमेशा कम आती है। आप अलग अलग एक एक कटोरी हलवा बनाओ, कॉस्ट ज्यादा आएगी, आप इकट्ठे पूरी फैमिली के लिए एक साथ हलवा बना दो तो कॉस्ट कम आएगी। समझ में आया? एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर करती है तो एक कंपनी को दूसरी कंपनी के ब्रांड नेम का फायदा मिलता है। जब सुजुकी इंडिया में आया था तो मारुति का ऑलरेडी नाम था, मारुति इंडिया की थी, मारुति का ऑलरेडी नाम था, तो सुजुकी को मारुति ब्रांड नेम का एक बेनिफिट मिला। समझ में आया? तो जॉइंट वेंचर से एक कंपनी को दूसरी कंपनी के ब्रांड नेम का फायदा मिल जाता है। करेक्ट हो गई यहां तक सारी बातें?
अब लास्ट टॉपिक हमारे पास में आता है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बहुत ही आसान सा है। देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है पब्लिक सेक्टर जब प्राइवेट सेक्टर के साथ में पार्टनरशिप कर लेता है, हाथ मिला लेता है। पब्लिक सेक्टर सरकार का, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हाथ मिलाया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जन्म हो गया। इट इज डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज। जब पब्लिक और प्राइवेट हाथ मिला लेते हैं, मिलकर बिजनेस करने की सोचते हैं, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहां पर हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई काम करा जाए, जैसे दिल्ली रेल मेट्रो हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, वो क्या है, पीपीपी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मिलकर काम करा जा रहा है। तो पब्लिक के अंदर तो कौन आती है, सरकार आती है, गवर्नमेंट एंटिटीज आ जाती हैं, जैसे हमारी मिनिस्ट्री आ गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ गए, म्यूनिसिपालिटी हो गई, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, सरकार के जो एंटरप्राइजेस है वो सारे आ जाते हैं पब्लिक के अंदर, पता है। प्राइवेट के अंदर हमारे लोकल बिजनेसमैन आ सकते हैं, फॉरेन इंटरनेशनल बिजनेसमैन भी आ सकते हैं, जिनके पास में अच्छा खासा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज है। तो प्राइवेट और पब्लिक मिल गए, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और किस किस एरियाज में हम लोगों को ये देखना मिलता है, जैसे पावर जनरेशन की फील्ड में देखने को मिलता है हमें ये, वाटर एंड सैनिटेशन की फील्ड में, पाइपलाइंस, हॉस्पिटल, स्टेडियम्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, रोड्स, रेलवेज वगैरह, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कुछ है, हाउसिंग से रिलेटेड कुछ है, तो इन सेक्टर्स में हमें बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप देखने मिलती है। फीचर्स क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, पब्लिक और प्राइवेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पब्लिक और प्राइवेट के बीच में। अब पब्लिक सेक्टर का मकसद क्या होता है, पहले प्राइवेट का समझ लो। प्राइवेट सेक्टर क्या लेकर आता है, अपनी एक्सपर्टीज लेकर आता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नई टेक्नोलॉजी से अवेयर है, वो अपनी एक्सपर्टीज लेकर आएगा, वो सारे टास्क को मैनेज करता है, वो बिजनेस में इनोवेशन लेकर आता है, नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट्स, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर आता है। वहीं पब्लिक सेक्टर का मेन मकसद होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, सोशल वेलफेयर को देखना। पब्लिक सेक्टर ये देखता है सोशल वेलफेयर होना चाहिए, लोगों का कल्याण विकास होना चाहिए, और ये भी मेक श्योर करके रखता है कि हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करी है, जो पैसा लगाया है, वो इन्वेस्टमेंट हमारी सक्सेसफुल रहे, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, फिर जो भी रेवेन्यू होता है वो आपस में शेयर करते हैं, एग्रीड रेशियो के अंदर पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, बराबर बराबर होगा या फिर प्राइवेट का ज्यादा होगा, पब्लिक का कम होगा, तो एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं। पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक वेलफेयर, जब बहुत ही ज्यादा हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स की बात आती है, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की बात आती है, तब पीपीपी बहुत सूटेबल है, क्योंकि प्राइवेट वाली अपनी एक्सपर्टीज लगाएंगे, अपना टेक्नोलॉजिकल नॉलेज लगाएंगे, और पब्लिक क्या करेगी, पैसा लगाएगी, सरकार पैसा लगाएगी, सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचेगी, जनता को गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल करवाए जाएंगे रीजनेबल प्राइस पर, जैसे दिल्ली रेल मेट्रो किसका एग्जाम्पल है, पीपीपी का। समझ में आया। प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी, अब ये जो पीपीपी होते हैं वो सरकार के हैं, इनका मेन मकसद है सोसाइटी का वेलफेयर करना, उन्हें गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल कराना रीजनेबल प्राइस पर। तो इन्हें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, सब्सिडी का मतलब है मॉनेटरी हेल्प देती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है, जैसे बीच बीच में टैक्स ब्रेक्स दे दिए कि आपको कुछ टाइम के लिए टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग गारंटीड एनुअल रेवेन्यू, सरकार इन्हें गारंटी देती है कि आपको इस साल का इतना रेवेन्यू तो होगा ही, चाहे सरकार खुद अपना प्रॉफिट कम ले लेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के साथ में पार्टनरशिप है ना, प्राइवेट सेक्टर को मेक श्योर करती है कि आपको हर साल कम से कम इतना प्रॉफिट तो होगा ही, इतना रेवेन्यू तो होगा ही। लेकिन इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है, हालांकि सारा रिस्क कौन ले रहा है, पब्लिक सेक्टर ले रहा है, पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप है, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर अपना शेयर ज्यादा लेता है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। पीछे ही देख लिया ना, ऊपर ही देख लिया हम लोगों ने, सरकार गारंटी दे रही है प्राइवेट सेक्टर को, आपको मिनिमम इतने का रेवेन्यू तो होगा ही, तो प्राइवेट सेक्टर अपना शेयर ज्यादा लेता है, जबकि रिस्क ज्यादा कौन बियर कर रहा है, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। समझ में आ गया। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर, पब्लिक के अंदर 3 चीजें पढ़ी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट में हम लोगों ने सिर्फ एक पढ़ा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, दैट इज ग्लोबल एंटरप्राइजेस। उसके बाद में 2 टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करे, जॉइंट वेंचर, और लास्ट में हम लोगों ने देख लिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एज पर आर सिलेबस हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, कुछ भी स्किप नहीं करा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर लेना, और सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट आपका एक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, और मैं मोटिवेटेड रहूँगी तो आप लोगों के लिए कॉन्टिन्यूसली कंटेंट आता रहेगा, बिकॉज यूट्यूब इज़ माई ओनली सोर्स ऑफ इनकम एट दिस टाइम। तो प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।